नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की सारी जो लीडिंग वेबसाइट्स और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोग उसके लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, और साथ ही जो इंस्टा का पेज है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज जो टॉपिक है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट है 2021। तो ये सोशल जस्टिस के अंतर्गत भी आएगा और वुमेन्स से भी रिलेटेड है ये आपका, और पुराना एक्ट है। इसमें लगातार न्यूज में भी आप देखते हैं क्योंकि कमर्शियल जो आपकी सरोगेसी होती है ना, जो लाभ पर पूर्णतः केंद्रित होती है, उसको यहाँ पर क्या किया गया है, बैन किया गया है। इन चीजों में सरोगेट मदर वगैरह का कंसेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, तो देखेंगे इसको, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं इसको, है ना। और उसके बाद जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात की गई है यहाँ पर। तो एफपीआई और एफडीआई दो चीजों सुनी होंगी आप लोगों ने। फॉरेन जो आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, और वो आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो जो आपका एफडीआई होता है उसमें ओनरशिप भी मिलती है, लेकिन आप एफपीआई में देखेंगे तो ये ओनरशिप नहीं मिलती। इसमें किसी कंपनीज में जब हम शेयर लेते हैं तो एक तरीके से ओनरशिप हो जाती है, तो इसमें जो है ओनरशिप नहीं होती है ना। पोर्टफोलियो में कई सारे लोग जो है मिलकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एकदम से जब ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होते हैं अगर मार्केट से अपना पैसा निकालते हैं या सेल करते हैं तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखी जाती है मार्केट में, जैसे आजकल आप मार्केट में देख रहे होंगे। तो इसको बोला जाता है कि ये बहुत ज्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशंस के लिए जिम्मेदार होता है। ये देखेंगे हम लोग, बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, पेपर थर्ड में रख सकते हैं आप, जीएस पेपर थर्ड में। उसके बाद D2M टेक्नोलॉजी, जैसे D2H सुना था आपने, डायरेक्ट टू होम, वैसे ये डायरेक्ट टू मोबाइल है। कुल मिला के इस टेक्नोलॉजी में ये करना है कि मान लीजिए कि अगर मोबाइल में डेटा नहीं है, या ऐसा मोबाइल है जिसमें हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है, या ऐसी जगह है रिमोट एरियाज जहां पर अभी भी जो है डिजिटल डिवाइड के कारण वहां पर जो है डिजिटल कनेक्टिविटी की जो है वो उपलब्धता नहीं है, कुल मिला के वहां पर इंटरनेट की कनेक्शन नहीं है अगर, तो क्या किया जाएगा कि इससे बिना किसी डेटा के, है ना, हम डायरेक्टली मोबाइल से मल्टीमीडिया जो भी आपके मैसेजेस होंगे, जो भी आपका मल्टीमीडिया इनपुट होगा उसको एक्सेस कर पाएंगे, उसको कहीं भेज पाएंगे। इसको देखेंगे, साइंस एंड टेक का पार्ट है, जीएस पेपर थर्ड, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की बात करेंगे हम, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, जीएस पेपर थर्ड में रख सकते हैं आप। 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन, उसके बाद जब पहला वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो सेलिब्रेट किया गया 1974 में किया गया, और उस साल की जो थीम थी वही इस साल की थीम है। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इसको फ्रेम कर सकता है ना, इस क्वेश्चन को। और जो है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ये सभी को पता है कि 72 में स्टॉकहोम है, 1982 में नायरोबी, फिर 1992 में आप देखेंगे 82 में नायरोबी, फिर उसके बाद 92 में आप देखेंगे रियो है, फिर रियो +10 है आपका, जोहानिसबर्ग भी सुना होगा आपने, है ना, जो 2002 का, फिर 2012 में जो हुआ रियो +20 बोला गया उसको, ठीक है। ये सब आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट है। ये एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस है ना, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वो हमेशा हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। वो सिविल सर्विसेज में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको थर्ड पेपर में रख सकते हैं। उसके बाद ये भी एनवायरमेंट का पार्ट है, जो स्पीसीज वगैरह पढ़ते हैं हम लोग। फिशिंग कैट के बारे में है, और पहली ऐसी जनगणना का आयोजन किया गया है ना। चिल्का जो आपकी लेक है, जो ब्रैकिश वाटर लगून है आपकी, एशिया की सबसे बड़ी
जो है ब्रैकिश वाटर जो लगून है उसके अंतर्गत आता है। आप लोगों ने गंजम कोस्ट के बारे में भी पढ़ा होगा, अरीबाडू भी पढ़ा होगा, है ना, ओलिव रिडले टर्टल के बारे में पढ़ा होगा। तो चिल्का झील वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेटलैंड्स वगैरह के आसपास का एरिया हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है। इसको देखेंगे, थर्ड पेपर का पार्ट है कि फिशिंग कैट की सेंसस यहाँ पर हुई है, ये किस शेड्यूल में रखा गया है, ये कौन सी रेड डेटा लिस्ट के अंतर्गत, ये किसके अंतर्गत रखा जाता है, ये नॉर्मल सी चीज है। और इसके बाद जो पहला टॉपिक है इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो जो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 है, तो इसको दिल्ली हाई कोर्ट में अभी चैलेंज किया गया, इसलिए ये न्यूज में, ठीक है। अब सरोगेसी जो एक्ट है उसके अंतर्गत सरोगेसी को डिफाइन कैसे किया गया, तो सीधी बात, जिसमें एक, इसमें ऐसा है कि मान लीजिए कोई कपल है, ठीक है, कोई भी कपल है और वो अक्षम है बच्चे को जन्म देने में, बच्चे को पैदा करने में, ठीक है ना। तो वो क्या कर सकते हैं कि वो दंपति जो है किसी भी एक महिला को, ठीक है, वो बच्चे को जन्म देने के लिए क्या कर सकती है, उससे आग्रह कर सकती है, और वो अगर चाहे तो अपने मन से उस इच्छुक जोड़े को बच्चा सौंपने के इरादे से, ठीक है ना, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और उसको जन्म दे सकती है। लेकिन ये इस तरीके की जो सरोगेसी होगी वो कमर्शियल सरोगेसी नहीं होगी, वाणिज्यिक, मतलब फायदे और मुनाफे पे केंद्रित नहीं होनी चाहिए, अल्ट्रुइस्टिक होनी चाहिए, परोपकारी होनी चाहिए। यही यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी, इसको देखेंगे हम लोग, नॉर्मल सी चीज है। अब ये देखिए इसके अंतर्गत क्या किया गया है, तो प्रोहिबिट किया गया कि भैया कमर्शियल सरोगेसी नहीं होगी, आप परोपकारी सरोगेसी करिए। अब बताइए परोपकार कहाँ से करने बैठेंगे लोग। उसके बाद अगर आप देखें कि सरोगेसी परमिट किसके लिए है, परमिटेड किसके लिए, तो सीधी बात है, जो प्रूव कर चुके हैं कि हम इनफर्टिलिटी के शिकार हैं, वो जोड़ा जो है किसी बांझपन की समस्या से पीड़ित है ना, तो अगर वो अब क्या है, अक्षम हो गए बच्चे को जन्म देने में, है ना, चाहे मेल में हो या फीमेल में प्रॉब्लम, तो अगर उनको बच्चा नहीं हो रहा है तो वो इस तरीके के आयाम के द्वारा बच्चे को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये अलाउ नहीं करता है कि भैया आप बच्चों को इसलिए पैदा करें कि उनको बेच दें, उनको प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति में संलिप्त कर दें, और भी अदर आयाम होते हैं जो आपके शोषण के आयाम होते हैं, तो शोषण के लिए उनको पैदा करने की अनुमति नहीं दी गई। बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट है, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है भी, तो बिल्कुल जनरलाइज्ड पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी, क्या करेगी, नेशनल सरोगेसी बोर्ड बनाएगी, और स्टेट लेवल पे क्या बनेगा, स्टेट सरोगेसी बोर्ड, ठीक है। फंक्शन जो होगा नेशनल सरोगेसी बोर्ड का, उसके अंतर्गत क्या होगा, एडवाइस करना उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया इनसे रिलेटेड पॉलिसीज को कैसे बनाया जाए, है ना, किससे रिलेटेड, सरोगेसी से रिलेटेड, उसके अंतर्गत से कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे, है ना, क्लिनिक्स वगैरह बताएंगे ताकि उनका सुपरविजन भी किया जा सके, फंक्शनिंग देखी जा सके, है ना, ठीक है। तो ये नॉर्मल की चीजें देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें ये बोला गया है कि जो चाइल्ड पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा, है ना, उसको सरोगेसी के प्रोसीजर से उसको बायोलॉजिकल चाइल्ड माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो सरोगेट मदर है उसके पास ऑप्शन केवल तभी तक रहता है ना, अपनी जो एम्ब्रॉय को इम्प्लांट कराने के लिए। देखिए जब गर्भ में भ्रूण को प्रत्यारोपित किया जाता है ना, ठीक है, तो उसको प्रत्यारोपित करने से पहले अगर एक बार प्रत्यारोपण भ्रूण का हो गया तो उसके बाद जो सरोगेट मदर है वो उस प्रक्रिया से नहीं हट पाएगी। इसमें विकल्प सिर्फ एक है कि जब तक भ्रूण का प्रत्यारोपण नहीं किया गया है गर्भ में, तब तक वो जो है सरोगेसी की प्रक्रिया से बाहर निकलने का विकल्प उसके पास हो सकता है। ये जो आपके क्या है, जोड़े हैं, कपल है, वो केवल मेडिसिन, देखिए अब मेडिकली प्रूव्ड होना चाहिए कि भैया वो जो है अक्षम है, इनकैपेबल है, ठीक है ना, तो उनके आधार पर ही जो है उनको माना जाएगा, बताया जाएगा कि आप एलिजिबल है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये भी बात इसमें बिल्कुल हाईलाइट की गई है कि मेडिकल, है ना, मेडिकल जो ग्राउंड है उसी आधार पर ये जो है सरोगेसी को अडॉप्ट कर सकेंगे कपल्स। उसके अलावा ये आपका एक तरीके का सर्टिफिकेट भी एलिजिबिलिटी का उनको जारी करके दिया जाता है। उसके अलावा ये भी है कि दंपति जो है जिनकी शादी हुई है, जो कपल चाहते हैं कि उनको सरोगेट मतलब सरोगेसी से बच्चा चाहिए, तो वो कपल जो है उनकी शादी को 5 साल बीत चुका हो, पहली चीज एक्ट में लिखा हो, और उनका कोई जीवित बच्चा ना हो, ठीक है। इसके बाद जो सरोगेसी है वो सिंगल वुमेन को जो है यहाँ पर क्या किया गया है, एकल महिला के लिए थोड़ा सा अलग से प्रावधान किया गया है ना, ताकि शादी जैसे जो आपका एक तरीके का समाज को चलाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, संतति जनन के लिए जो आपका ये बनाया गया है शादी जैसा संस्कार, तो वो बना रहे, तो इसलिए कि सिंगल महिला को थोड़ा लेट जो है यहाँ पर इस तरीके की सुविधा दी गई है ना। उनके तहत ये बोला गया कि 35 जो सरोगेसी का सहारा लेना चाह रही है एकल महिला, उनके लिए प्रावधान किया गया कि वो 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच जो है इस तरीके का जो है
सरोगेसी का फायदा ले सकती हैं, लेकिन उनको विधवा या तलाकशुदा होना चाहिए। इस एक्ट के अंतर्गत जो कपल है उनकी एज, जैसा कि हमारे यहाँ लीगल एज है शादी की 21 और 18, अभी इसकी भी मांग किया गया था कि 21-21 बराबर कर दिया जाए। यहाँ पर भी बराबरी की बात कर रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी की। तो यहाँ पर जो कानूनी रूप से विवाहित जो भारतीय पुरुष और महिला के रूप में जिसको परिभाषित किया गया कि विवाह के लिए जो एज है हमारे यहाँ, जो लीगली जो है उसको क्या किया गया है ऑथराइज की गया है ना, जो उनको वैध माना गया एज 21 और 18, तो वही यहाँ पर भी युगल के लिए माना गया है। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कपल्स की वो क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले ये इंडियन सिटीजन होने चाहिए और इनकी शादी को कम से कम 5 साल हुए होने चाहिए। वाइफ जो है 23 से 50 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। हस्बैंड जो है 26 से 55 के बीच चलेगा। और यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि उनका कोई जीवित बच्चा नहीं होना चाहिए, ना तो जैविक, ना तो दत्तक, ना तो सरोगेट। ठीक है, इसमें केवल वही बच्चा शामिल नहीं होगा जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है, या जीवन पर मतलब मान लीजिए कि उसका जन्म हुआ, उसको कोई बहुत घातक बीमारी है, खतरा है, विकार है ना, तो फिर वो जो है वहां पर क्या किया जाएगा उसमें, हाँ, तो उनको जो है वहां से छूट वगैरह दिया जाएगा, उन बच्चों को वहां पर शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उनका रहना ना रहना बराबर हो गया एक तरीके से, ठीक है ना, इसलिए। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी सरोगेट मदर के लिए वो क्या है, तो सबसे पहली चीज ये कि वो क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सरोगेसी के लिए किसी भी औरत को उठाया और बता दिया कि भैया आप सरोगेट मदर, तो सीधी बात है कि क्लोज रिलेटिव, तभी तो अल्ट्रूसिव जो आपका परोपकारी आयाम यहाँ पे अपनाया गया है, तभी तो उसको यथार्थ रूप प्रदान कर सकेंगे। उसके बाद ये है कि आप वो आपकी ये जो मैरिड वुमेन होनी चाहिए, पहली चीज सरोगेट मदर वही बन सकती है जो मैरिड वुमेन हो, अब कम से कम उसका एक बच्चा होना चाहिए, ये मस्ट है। इसके बाद इसकी एज की बात किया जाए तो 25 से 35 है। और इसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि ये केवल एक बार पूरे जीवन में सरोगेट मदर बन सकती है। एक महिला अपने जीवन काल में केवल एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है, और सरोगेसी के लिए उनको चिकित्सा पर आधारित और मनोवैज्ञानिक फिटनेस का प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद जो सरोगेट मदर है वो अब प्रोवाइड नहीं कर सकती अपना गैमेट, किसके लिए, सरोगेसी के लिए। ठीक है, गैमेट पढ़ा होगा आपने बायो में। इसके बाद ऑफेंसेस और पेनल्टीज की क्या बातें हैं इसमें, पेनाल्टी वगैरह की, तो अगर यहाँ पर पेनाल्टी की बात है, मान लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वाणिज्यिक सरोगेसी का विज्ञापन जो है उसको प्रकाशित करना वहां पर अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके बाद सरोगेट मदर का एक्सप्लॉइटेशन, यहाँ पर उसमें भी दंड का प्रावधान है। इसके बाद मतलब जो सरोगेट चाइल्ड है उसको अगर बच्चा होने के बाद बोल दे कपल भैया हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको नहीं लेना चाहते हैं किसी और कारण से, इसको छोड़ना चाहते हैं, उसका परित्याग कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं या अस्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी अपराध की श्रेणी में रखा गया। इसके बाद सेल करना, इंपोर्ट करना ह्यूमन एम्ब्रायो और गैमेट्स, किसके लिए, सरोगेसी के लिए, वो भी आपका क्या है यहाँ पर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और इस तरीके के जो ऑफेंसेस है इसमें इंप्रीजनमेंट की बात की गई है, 10 साल जेल की बात की गई है, और इसमें 10 लाख रुपए तक का फाइन भी लगाया जा सकता है। अब इसमें क्रिटिसिज्म क्या है, तो सबसे पहली चीज ये कि इसमें जो सरोगेट के लिए जो कंपनसेशन है ना, उसको जो है वहां पर अंडरमाइन किया गया है, कम करके आका गया है। मतलब सीधी बात है कि जो इसमें रिप्रोडक्शन के लिए जो लेबर कर रही है वो सरोगेट मदर, उसको कम करके आका गया है। दूसरी चीज ये कि मान लीजिए कि जो सरोगेट मदर है, अब एक्सटेंडेड फैमिली में उसको जो है हमको क्या करना है, सर्च करना है, तो एक तरीके का सोशल स्टिग्मा भी है यहाँ पर, परिवार के सामने क्या हमारी इज्जत रह जाएगी, हमको लोग कैसे देखेंगे, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पर जो राइट टू प्राइवेसी है कपल की, उस पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके बाद इसमें सिंगल मैन और सिंगल अनमैरिड वुमेन को यहाँ पर एलिजिबिलिटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति शादी नहीं करना चाहता है ना, कोई महिला है या कोई पुरुष है, तो उसको इसमें नहीं रखा गया है ना, तो ये भी एक आलोचना का पॉइंट है। हालांकि उसका पॉजिटिव पॉइंट भी है कि ऐसे तो बहुत सारे लोग शादी ही नहीं करेंगे तो समाज कैसे चल पाएगा, है ना। इसके बाद ये एक्ट के अंतर्गत जो एलजीबीटी जो कम्युनिटी है उसके राइट्स को भी इग्नोर किया गया है, यहाँ पर उसकी उपेक्षा करता है, उसके बारे में कोई बात नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एफपीआई से रिलेटेड, बिल्कुल सीधी बात है कि अभी बहुत सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने सेल किया है ना, और यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो शो कर रहा है कि 44,000 करोड़ रुपीस जो है एफपीआई ने अभी इंडिया के मार्केट से बाहर किया है, सेल किया है। ये ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है जब हमारे यहाँ लॉकडाउन मार्च 2020 में अनाउंस हुआ था, तब इतनी ज्यादा सेल हुई थी, उसके बाद अब हुई है ना। तो इससे क्या हो गया, वोलेटिलिटी, मार्केट एकदम से गिरना, और एक तरीके से फियर जो है वो जनरेट होना मार्केट में, ये सब चीजें आती हैं। अब ये एफपीआई है क्या, ये जानने की जरूरत है। तो इसके अंतर्गत वो सभी जो है आपके, ये समझिए ये किस तरीके का निवेश है। पहली चीज समझिए कि ये जो उस तरीके का निवेश है जो कंट्री में
फॉरेन कंट्री से आता है, कहां से, विदेश से आता है, इसीलिए तो फॉरेन पोर्टफोलियो। और किस रूप में आता है, तो पोर्टफोलियो के रूप में आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अंतर्गत सिक्योरिटीज रखी जाती है, फाइनेंशियल एसेट्स रखे जाते हैं जो किसी विदेशी की संपत्ति होती है ना, इसमें कई सारे लोग मिलकर एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो है सबसे मेन बात यह है कि इसमें जो इन्वेस्टर होता है उसको डायरेक्ट ओनरशिप कंपनी के अंतर्गत नहीं प्रदान की जाती है, और यही एफडीआई में प्रदान की जाती है। तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है एफपीआई और एफडीआई में। इसके बाद आप देखेंगे कि ये किस लिए है, पर्पस क्या है इसका। तो सबसे पहली चीज और प्राथमिक जो चीज है कि ये प्योरली इनकम जनरेशन के लिए, ठीक है। इसमें कोई भी ओनरशिप या मैनेजमेंट में कोई भी उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है, उनको प्रबंधन में कोई स्थान नहीं दिया जाता है ना, ओनरशिप में कोई स्थान नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि ये बाजार की अस्थिरता, देखिए रिलेटिवली इसकी लिक्विडिटी जो है वो डिपेंड करती है ना, किसमें, वोलेटिलिटी में, मार्केट की। सीधी बात है, इसमें एकदम से मार्केट से बाहर होने के प्रावधान होते हैं, ठीक है ना। एफडीआई में ऐसा नहीं कर सकते। तो एकदम से अगर मार्केट से बहुत सारा पैसा बाहर निकल गया तो वोलेटिलिटी आनी है, तो इसकी लिक्विडिटी हायर साइड होती है, इसलिए इसको हॉट मनी भी बोला जाता है। उच्च तरलता के कारण हॉट मनी बोला जाता है, ठीक है। हॉट मनी डायरेक्टली भी बहुत सारी एग्जाम से पूछा जाता है क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो शेयर है, फंड है, डिवेंचर है, इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें ये अल्पकालिक, मतलब शॉर्ट टर्म इनफ्लो अंतर प्रवाह, शॉर्ट टर्म इनफ्लो को ये क्या करता है, इंश्योर करता है, ठीक है। इसमें दो तरीके की कैटेगरी होती है। पहला कैटेगरी, इसमें जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं और उनकी जो एंटिटीज हैं, है ना, जो उनके द्वारा रेगुलेट की जाती है, जैसे बैंक्स हैं, पेंशन फंड है, म्यूचुअल फंड्स, वो आते हैं। दूसरे में इसमें जो भी आपकी इसके अंतर्गत कौन कौन होगा, कॉर्पोरेट्स आ जाएंगे, इंडिविजुअल आ जाएगा, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अनरेगुलेटेड फंड्स, ये सब कैटेगरी सेकंड में आ जाते हैं। डिफरेंस क्या है एफडीआई एफपीआई में, तो सीधी बात है, एफडीआई के अंतर्गत जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है डायरेक्टली जो है कंट्रोलिंग पोजीशन दी जाती है डोमेस्टिक फर्म्स में, जॉइंट वेंचर्स में, और वो सीधे सीधे एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट में भी। और यही उसमें नहीं होता है किसमें, एफपीआई में। वही आपका क्या है, डिफरेंस है। जनरली अगर एफपीआई को बोले हम तो पैसिव इन्वेस्टर बोल सकते हैं। ये एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस में, स्ट्रैटेजिक प्लान्स में, कंपनीज के अंतर्गत। एफडीआई इन्वेस्टर्स जो हैं आपके, वो लॉन्ग टर्म अप्रोच करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके, लेकिन एफपीआई जो इन्वेस्टर्स है वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं। इनका दरअसल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, शॉर्टर जो है आपका स्पैन होता है, इन्वेस्टमेंट का होराइजन होता है ना। तो ये जो है लोकल इकोनॉमी के अंतर्गत जो है इस तरीके से अगर इनका शॉर्ट टर्म प्लान है तो ये कभी भी मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। तो इसके कारण वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है एफपीआई के कारण। इसके बाद एफडीआई इन्वेस्टर्स जो है इजिली अपनी जो मनी है उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं, एसेट्स बोलिए, ज्यादा उचित शब्द है वो, तो एसेट्स को लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं, है ना, इजिली, इसीलिए तो वो सेफ हो गया, है ना। और डिपार्ट नहीं कर सकते, किसी देश से जो है एकदम से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन एफपीआई यही करते हैं, है ना। तो ये एग्जिट हो जाते हैं किसी भी नेशन के डोमेस्टिक मार्केट से एकदम से, तो उस मार्केट में फिर नेगेटिव इंपैक्ट, वोलेटिलिटी वगैरह देखने को मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है D2M टेक्नोलॉजी, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और प्रसार भारती ने अभी जो है व्यवहार्यता की खोज करने में वो लगे हुए हैं। और ये जो वायबिलिटी की बात कर रहे हैं वो किस तरीके से, कि मान लीजिए कि किसी भी डिवाइस के द्वारा बिना किसी एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन के, है ना, मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, तो उसमें वीडियो और मल्टीमीडिया जो भी आपकी सामग्री है उनको अन्य रूपों में सीधे मोबाइल फोन से ट्रांसफर किया जा सके, उसके लिए अनुमति देने के लिए ये आपने ये सेगमेंट देख रहे हैं अभी, ठीक है। अब ये होता क्या है ये समझने की जरूरत है। तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड किसमें है, तो कन्वर्जेंस ऑफ ब्रॉडबैंड एंड ब्रॉडकास्ट जो यूज किया करेगा, जिसमें मोबाइल फोन रिसीव करेंगे टेरेस्ट्रियल डिजिटल टीवी, बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद ऐसे समझिए कि जैसे हम एफएम रेडियो को यूज करते हैं, है ना, सुन सकते हैं कहीं भी, उसी किस माध्यम से सुनते हैं उसको, उसमें फोन के अंदर एक रिसीवर रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा कनेक्टिविटी होती है, जिससे हम एफएम को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो D2M होगा वो मल्टीमीडिया कंटेंट को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है ना, और वो प्रसारित भी कर पाएगा फोन से डायरेक्टली, इसी आधार पर। इसके बाद ये भी है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि इसके द्वारा जो है इंप्रूव होगा कंजम्पशन ब्रॉडबैंड का, और यूटिलाइजेशन जो स्पेक्ट्रम का होगा ज्यादा प्रोडक्टिव मैनर में किया जा सकेगा। इसके बाद जो बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज ये
कि इसमें जो डिजिटल डिवाइड कम होगा, जहां पर मोबाइल का कनेक्शन नहीं है वहां पर भी लोग इस तरीके की सामग्री का उपभोग कर पाएंगे। इससे जो है नागरिक केंद्रित जानकारी जो होती है गवर्नमेंट को, उसको भी सीधे प्रसारित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद मान लीजिए जैसे आजकल बहुत ज्यादा मल्टीमीडिया का यूज होने के कारण फेक न्यूज बहुत जल्दी जो है स्प्रेड हो जाती है, तो उसमें मान लीजिए जो फेक न्यूज है उसको काउंटर करना, इमरजेंसी अलर्ट्स देना, है ना, और भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट या कोई भी जो आवश्यकता उस दौरान सहायता प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद इसके अंतर्गत जब डेटा यूज नहीं होगा तो मोबाइल डेटा को एग्जॉस्ट नहीं करेगा, और ये जो इकोनॉमिक ग्राउंड पे देखें तो भी वाइबल है, बिल्कुल नॉमिनल रेट पर ये आएगा आपका। इसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी है ये रिड्यूस करेगा डिजिटल डिवाइड को, बिल्कुल करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जहां पर इंटरनेट एक्सेस नहीं है वहां पर भी लोग ऐसी सर्विसेज जो ऐसी सुविधाएं हैं उनका उपभोग कर पाएंगे। ये ई लर्निंग को प्रमोट करेगा, बिल्कुल करेगा। इसके बाद जो दूर संचार सेवा प्रदाता है उनको अपने मोबाइल नेटवर्क से जो ट्रैफिक है उसको कम करने में इससे हेल्प होगी, ठीक है। तो इससे जो आपका वैल्यूएबल मोबाइल स्पेक्ट्रम है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उस पर लोड कम करेगा, जिससे कॉल ड्रॉप कम हो जाएगी, जो कॉल ड्रॉप की समस्या है, डेटा की जो स्पीड है वो भी इनहेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से इसके कई फायदे। चैलेंजेस की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये कि जो इसके की स्टेक होल्डर्स है, जैसे मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ऑनबोर्ड करना उनको, ये आपका सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है इसको लॉन्च करने में लार्ज स्केल पे। इसके बाद दूसरी चीज कि जब हम मास रोल आउट करते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी से, तो उसमें अगर आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है तो उसके अंतर्गत बहुत सारा परिवर्तन इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरीज लॉज में भी किया जाना चाहिए, जो कि अपेक्षित होता है। तो ये भी एक तरीके की चुनौती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, 5 जून 2022 को हर साल मनाया जाता है, ठीक है ना। और अभी भी जो है हमारे यहाँ राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जो भी आपके शहरी स्थानीय निकाय थे, उनको देश भर में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उससे मुक्त करने के साथ साथ पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए स्वच्छ और हरित व्यापक जनादेश के अंतर्गत उनको अभियान मोड में लाया जाएगा, ऐसा बोला गया है ना। सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको बैन बहुत पहले से किया जा रहा है, ठीक है ना, आप लोग आपने सुना होगा। इसके बाद क्यों? क्योंकि ये आपका जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। ये जो है इसका जो है आप देखेंगे तो बायोडिग्रेडेशन नहीं होता, है ना, मतलब ये जो है आपका रिसाइकल नहीं किया जाता, तो बहुत बड़ा ये आपका क्या है एनवायरमेंट के लिए नेगेटिव एक क्या है पॉल्यूशन का डोमेन है, ठीक है। इसके बाद की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन असेंबली ने स्टैब्लिश किया जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है 1972 में, ठीक है। और इसमें जो पहला दिन था आपका, है ना, वो 5 जून था, इसीलिए जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का, इसीलिए जो है आपका इसको पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसका अगर आप देखेंगे तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो किस पे हुई थी, तो इसका पूरा नाम आप देखेंगे तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट, ठीक है। अब उस समय का जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, और इस साल भी वही थीम है, याद रखिएगा, थीम पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अंतर्गत ये क्यों इस बार फिर से थीम को रिपीट किया गया, तो भैया इसके अंतर्गत बुलाया गया है क्या? collective calls for collective transformative action on a global scale to celebrate, protect and restore our planet, जो कि हमारी अपरिहार्य आवश्यकता है आज की। क्योंकि जो भी एक्सट्रीम आप जो भी आउटपुट देख रहे हैं, या जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देख रहे हैं, या पैंडेमिक देख रहे हैं, कोविड देख रहे हैं, कहीं सूखा देख रहे हैं, कहीं बाढ़ देख रहे हैं, कहीं चक्रवात देख रहे हैं, कहीं तूफान देख रहे हैं, कहीं भूकंप देख रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? वो कहीं ना कहीं जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं जो है हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं जो प्रकृति का हमने दोहन किया है वो धारणीय क्षमता से ज्यादा किया है, उसके ऋणात्मक प्रभाव के रूप में इसको देखा जा रहा है। अब देखिए ये जो यूएन का डिकेड है आपका इकोसिस्टम रिस्टोरेशन से रिलेटेड 2021 से 2023 के बीच इसको मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत क्या करेंगे, उसी की शुरुआत किया जाएगा इसके अंतर्गत। और उसमें जो ग्लोबल मिशन है वो क्या है? रिवाइव करना बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को, कहां से कहां तक, फॉरेस्ट भी है उसमें, फार्मलैंड्स भी है ना, उसमें माउंटेन का टॉप भी है, तो डेप्थ भी शामिल है सी का। कुल मिला के ये कि सारे डायमेंशंस को उसके अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। अब जो थीम है इस ईयर की इंडिया के लिए जो डोमेस्टिकली जो हम इसको क्या करते हैं सेलिब्रेट, उसमें क्या थीम है? तो प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट। एक बात बताइए, इसके क्या जो है इसमें बहुत सारे आयाम होंगे बायोफ्यूल का। पहली चीज, बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं हम क्रूड ऑयल वगैरह, बायोफ्यूल यूज करेंगे तो उससे क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कम होगा, है ना, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होगा, हमारे पास सरप्लस होगा अगर हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, तो उस सरप्लस को कहीं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर पाएगी गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये सब है उसका
डोमेन, ठीक है। और दूसरा तो है ही है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में कि भैया क्रूड ऑयल से बहुत ज्यादा जो है आपका पोल्यूशन होता है ना, बहुत सारी चीज आप लोगों ने सुना होगा, पैन वगैरह भी सुना होगा। तो ये जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, इसी में इस साल इस तरीके के जो भी समारोह और उससे जुड़े प्रोग्राम है वो वहां पर आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर लिखा गया है कि जो इसके अंतर्गत डुअल मैंडेट है इंडिया का, उसमें वर्ल्ड एनवायरमेंट डे में, तो इंडिया का कमिटमेंट एक तो ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना है 30 जून 2022 तक। इसके अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स है उसने इशू भी किया है डिटेल्ड एडवाइजरी को स्टेट और यूटीज के लिए, है ना, और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए भी कि भैया जो एक्टिविटीज हैं, है ना, इसके अंतर्गत जो भी आपका ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको आप परफॉर्म करिए, उसके लिए एडवाइजरी जारी की है। नॉर्मल सी चीज है। इसके अंतर्गत इन एक्टिविटीज के अंतर्गत है जो लार्ज स्केल में क्लीनिंग इसमें सम्मिलित है, विशेष फोकस इसमें प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन में है, इसके अंतर्गत लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन है, ठीक है। और इसमें नागरिकों की भागीदारी सबसे प्रमुख है ना, मैंने बार बार बोला कि जो भी कोई योजना होती है अगर उसमें नागरिकों की भागीदारी नहीं हो, हमारी आपकी, तो उस योजना का मूर्त रूप में, यथार्थ रूप में सफल होना क्या होता है, हमेशा संदेहास्पद होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है बिल्कुल छोटा सा, फिशिंग कैट है। तो अभी जो है सेंसस फिशिंग कैट से रिलेटेड फिशिंग कैट सेंसस को अभी जो है पूर्ण किया गया, आयोजन किया गया, कहाँ, चिल्का में, है ना। तो चिल्का लेक कहाँ, ये पता होना चाहिए हमको, ठीक है ना। तो ये उड़ीसा का जो है आपका क्षेत्र वहां पर है। उसके अलावा ये एशिया के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है, इसमें 176 जो है फिशिंग कैट्स है। इसको किसके द्वारा किया गया ये सेंसस, तो भैया चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने कोलैबोरेट करके किया है। किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड में इस तरीके की पहली पॉपुलेशन को जो है उसका जो है सेंसस को यहाँ पर परफॉर्म किया गया है ना। ये जो जनगणना की गई है पूरे विश्व में इस तरीके की अपनी अनोखी और एकमात्र पहली जो है इस तरीके की सेंसस है। किसके किसके बाहर, तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बाहर, ये याद रखिएगा कि संरक्षित क्षेत्र जो नेटवर्क होता है उसके बाहर फिशिंग कैट की जनगणना का ये अपनी तरह का पहला इस तरीके का क्या है, जनगणना है। ये याद रखिएगा, जनसंख्या का अनुमान है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये ट्रूली जो है अगर यथार्थ रूप में देखें, बिल्कुल वास्तविकता में जो इसकी प्रकृति देखें तो टोटल जो है ये आपका पार्टिसिपेटरी थी, भागीदारी पूर्ण थी, क्योंकि जो लोकल फिशरमैन है और जो विलेजर्स हैं आपके चिल्का के, वो यहाँ पर प्राइमरी पार्टिसिपेंट थे, है ना, प्राथमिक भागीदार थे इसको परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद फिशिंग कैट के बारे में देख लेते हैं। तो ये नॉक्टर्नल है, मीडियम साइज वाइल्ड कैट होती है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। इसकी जो अगर इसके भोजन के लिए देखेंगे तो मछली के अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो है प्रीज करती है फ्रॉग्स में, क्रस्टेशियंस में, स्नेक्स, बर्ड्स और स्कैवेंजर्स में, है ना, जो आपके लार्जर एनिमल्स वगैरह होते हैं। इसके बाद ये कैपेबल है ब्रीड करने के लिए, वर्ष भर जो है इनकी ब्रीडिंग वगैरह चलती है, लेकिन पीक ब्रीडिंग सीजन अगर आप देखेंगे इंडिया में तो ये आपका मार्च से मई के बीच में माना जाता है। ये अगर मेनली देखा जाए कहाँ पाए जाते हैं तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में, है ना, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी, है ना, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी देखेंगे तो बहुत ज्यादा होती है मैंग्रोव फॉरेस्ट की, ठीक है ना। उसके बहुत सारे फायदे बताइए कि जरा मैंग्रोव फॉरेस्ट के मानव जीवन के अंतर्गत क्या फायदे हैं, है ना। इसको आपको मल्टी डायमेंशनली जो अप्रोच है उसमें लिखना है कि मानव के लिए, प्रकृति के लिए, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे यूज होता है, ये इन सब डोमेन में आप ये क्वेश्चन लिख के दिखाइएगा। और मैप में ये भी बताइए कि कहां कहां पर जो है हमारे यहाँ मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, है ना, इस सारे कोर्स में कहां कहां पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये बताइएगा आप लोग लिख के, और लिख के जरूर कमेंट किया करिए, यही मोटिवेशन है हम लोगों के लिए। और सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखते हैं तो हमारा मोटिवेशन बना होता है ना। हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए लगातार लगी रहती है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और इसके बाद जो यहाँ पर आप देखेंगे कि सुंदरबन वाला एरिया बताया इन्होंने, उसके बाद हिमालय का जो फुट हिल है ना, जो आपका फुट हिल है वहां पर पाया जाता है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो रिवर वैली है वहां पर, और वेस्टर्न घाट्स में, तो लोकेशन देख लीजिएगा, नॉर्मल सा है। इसके बाद ये साउथ और साउथ ईस्ट एशियन रिवर बेसिन में पाए जाते हैं, वेटलैंड वाले एरिया में। अगर आप देंगे तो पाकिस्तान में इंडस से लेके जो वियतनाम में मैकोंग है और श्रीलंका और जावा में, वहां तक इनकी प्रेजेंस देखी जाती है। अगर साइट्स के अंतर्गत देखें, जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो उसमें लिस्टिंग की बात करें तो इसको अपेंडिक्स जो आपका सेकंड है उसमें रखा गया है। पार्ट जो है आपका आर्टिकल 4 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत जो आपका क्या है अपेंडिक्स सेकंड, उसके अंतर्गत रखा गया है इसको, जिसके अंतर्गत इसको गवर्न किया जाता है। इसके बाद अगर भारत में देखें तो हमारे यहाँ जो आपका डोमेस्टिकली जो हमारे यहाँ प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट बनाया गया 1972 का, वो क्या है बताइए जरा। तो उसके इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके अंदर जो शेड्यूल 1 है
उसके अंतर्गत इसको रखा गया है और इसके भी अवैध शिकार से इसको संरक्षित किया गया है। अब अगर रेड डेटा लिस्ट की बात करें IUCN की, तो उसके अंतर्गत किसके अंतर्गत रखा गया है इसको, तो वल्नरेबल के अंतर्गत रखा गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा MCQ से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो MCQ है कि भैया संप्रति एक्स जो आपकी एक्सरसाइज है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कि कौन सा ट्रू है। पहली बात ये कि ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज, किसके किसके बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसको कंडक्ट किया जा रहा है कहां पर, जैशोर जो मिलिट्री स्टेशन है बांग्लादेश में, कब से कब के बीच, तो 5 जून से 16 जून 2022 के बीच। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका बोथ आर करेक्ट सी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट एमसीक्यू देखेंगे आज का, और ये यहां पर जो पूछा जा रहा है, ये एमसीक्यू जो फ्रेम किया गया, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा ट्रू है। पहला ये कि हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है 7 जून को, बिल्कुल ठीक है। इसका एम क्या है, तो इसमें अटेंशन ड्रॉ करना है ना, और इंस्पायर करना है ऐसे एक्शंस को लेने के लिए जो हेल्प करे, क्या करने के लिए, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड मैनेज फूड बॉर्न रिस्क। तो जो भी खाद्य जनित जोखिम है उनको रोकना, उनके बारे में जो है अवेयरनेस फैलाना, ठीक है ना, उनको डिटेक्ट करना और उसको प्रबंधित करने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। इसके बाद ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, है ना, मार्क किया जाता है। इस ईयर का जो थीम था सेफर फूड बेटर हेल्थ है। चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।